अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम फ़िज़ान अहमद है। मैं इनवॉय ग्लोबल कंसल्टिंग पे एज अ स्टूडेंट काउंसलर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मेजर टॉपिक पीटीई का है। जैसा कि आपको आइडिया होगा कि पीटीई एज़ कंपेयर आइट्स इजी टेस्ट है, लेकिन रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को टास्क में, रिपीट सेंटेंस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें इश्यूज आ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर मसम मुजाहिद। इनसे हाल चाल पूछते हैं और इनसे डिस्कस करते हैं कि सर आज हमें थोड़ा सा पीटी के ऊपर एक्सप्लेन करें। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक तो यकीनन ये जो प्लेटफॉर्म और हमने जो आगाज़ किया है, इंशाल्लाह ये फ्रूटफुल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। और ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो यकीनन फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए दर्द सर बना हुआ है रिपीट सेंटेंस का। ठीक है। सो इस पे बात होनी चाहिए और इसमें स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद हम जो बच्चे क्वेश्चंस करते हैं क्लास में या वैसे वीडियो में, बाकी इंशाल्लाह उनको भी एंटरटेन करेंगे। ठीक है। जी दिस फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सर का बहुत थैंकफुल हूँ कि सर ने मुझे टाइम दिया। क्यों सर, क्लासेस में आपको आइडिया है कि आजकल रश काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से टाइम बिल्कुल भी आप नहीं दे पा रहे हमें। जी, बस ऐसे ही है, लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज किया है और यकीनन आगे भी होगा। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा इसी तरह। ठीक है। तो सर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे मैं। जी। कुछ लास्ट वीडियो में हमारे पास कुछ क्वेश्चनिंग आए हैं कमेंट्स में स्टूडेंट्स के, उनको भी ज़रा कह लें कि मैंने ओवरव्यू लेके या कुछ क्वेश्चन को स्पेसिफिक करके कुछ शॉर्ट्स मैंने कोई 7 to 8 क्वेश्चन किए हुए हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा कवरअप हो जाएगा। सर जो आज का हमारा टॉपिक है पीटी रिपीट सेंटेंस, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं कि इसमें सर कवरिंग नहीं हो रही, मार्क्स नहीं आ रहे स्टूडेंट्स के। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, जिसमें वन बाय वन आपसे क्वेश्चनिंग करूँगा। तो काइंडली इस पर ज़रा आपकी राय ज़रा दें ताकि बच्चों के मार्क्स वगैरह इजीली हो प्रिपेयर कर। सबसे पहले सर बताएं एग्ज़ाम फॉर्मेट। देखें, रिपीट सेंटेंस जैसे कि टॉपिक से, नाम से ज़ाहिर है कि एक सेंटेंस को रिपीट करना। ठीक है। अब ये सेंटेंस को रिपीट करना किस वे में होता है बच्चों? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आप एक सेंटेंस सुनेंगे, मतलब कि आप लिसनिंग कर रहे हैं, और देन दूसरी चीज़ जो आप करने वाले हैं कि आपने उस सेंटेंस को एज इट इज़ बोलना है, यानी कि आप स्पीकिंग कर रहे हैं। ठीक है। सो हमें ये दो चीज़ें समझ आ गई कि रिपीट सेंटेंस में दो एक्टिविटीज़ आप करने जा रहे हैं। एक तो आप सेंटेंस को सुनेंगे और दूसरा आप सेंटेंस को बोलेंगे। ठीक है, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग एट द सेम टाइम हो रही है। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक इसके फॉर्मेट की बात है, तो फॉर्मेट में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो सेंटेंस आएगा सुनने के लिए उसकी लेंथ मुख्तलिफ है। कभी कभार तो ये एक छोटा सा सेंटेंस हो सकता है, तकरीबन 3 सेकंड्स तक कभी। ठीक है। और कभी कभार तो ये कोई 7 या 8 सेकंड्स का एक लेंथी और कॉम्प्लेक्स नेचर का बहुत लंबा फिक्रा भी हो सकता है। ठीक है। सो जैसे ये सेंटेंस आप सुनेंगे, उसके बाद आपको पिछले जो टास्क था हमारा रीड अलाउड, उसमें तो बीप साउंड सुनाई देती है, जो कि इस चीज़ का इंडिकेशन है, इस चीज़ का ऐलान है कि अब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन रिपीट सेंटेंस में एज सच बीप साउंड नहीं होती। ठीक है। ठीक है। तो बीप साउंड नहीं होती तो फिर बच्चा क्या करे कि बच्चा इस चीज़ में अटेंटिव रहे, बिल्कुल गौर से स्क्रीन पे अपनी तवज्जो रखे कि जैसे ही रिकॉर्डिंग की पट्टी वहाँ पे स्टार्ट हो, देन वो उस सेंटेंस को रिपीट करना शुरू कर दे। ठीक है। ठीक है। क्योंकि इसमें मसला ये हो जाता है कि अगर बच्चा खामोश रहे और वो 3 सेकंड्स तक ना बोले, तो उनका माइक्रोफोन खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा और बाद में अगर वो बोलता भी है तो उसका कोई भी सेंटेंस रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है। सो बात ये समझ आ गई कि पहले सेंटेंस सुनेंगे, फिर कोई बीप साउंड नहीं होगी। तो बीप साउंड नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है? तो हमने जस्ट रिकॉर्डिंग की जो पट्टी है उसको जहन में रखना है, उसको देखना है, देन हमने अपनी बोलना शुरू कर देना है। और जैसे ही सेंटेंस की रेपिटेशन खत्म हो, सेंटेंस हम बोल लें, देन उसके बाद हमने उसको यू कह ले सबमिट कर लेना है। मतलब कि आपका माइक्रोफोन चलता ना रहे। अगर वो चलता रहेगा तो सराउंडिंग से आवाज़ें आने का या उस रिकॉर्डिंग में शामिल होने का खदशा तो बहरहाल मौजूद है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और इस वजह से आपका वो टास्क खराब हो सकता है। तो बेसिकली ये इसका फॉर्मेट है। जी। ओके। ओके सर।
सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है कि इन विच मॉड्यूल इट गिव अस मार्क्स, हम लोग मार्क्स कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिस पे हम लोग मार्क्स कंडक्ट कर सकते हैं अच्छे। बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आमतौर पे बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता होता। जैसे अभी हमने बात शुरू की तो मैंने समझाया कि लिसनिंग और स्पीकिंग दो चीज़ों में रिपीट सेंटेंस के मार्क्स हैं, ठीक है। सो मतलब दो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, तो इसी तरह से इन्हीं दो चीज़ों में ये मार्क्स भी देता है हमें, क्योंकि पीटी में एक मार्किंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्किंग सिस्टम, मर्ज्ड मार्किंग सिस्टम। चीज़ों के मार्क्स और जो अफेक्ट्स हैं एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ठीक है, अफेक्ट करते हैं। सो रिपीट सेंटेंस हमें स्पीकिंग में भी मार्क्स देता है और हमें लिसनिंग में भी मार्क्स देता है। सो लिसनिंग में कितने मार्क्स देता है जी? लिसनिंग में सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें 23% लिसनिंग के मार्क्स, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें कि कोई 20 मार्क्स है ना, हमें लिसनिंग के जो मार्क्स हैं वो हमें यहीं से मिलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, स्पीकिंग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? स्पीकिंग में 30% मार्क्स, 30% मार्क्स। अगर वैसे कैलकुलेशन की जाए आउट ऑफ 90 तो तकरीबन ये 28 मार्क्स यानी कि इतने बन जाते हैं कि जो हमें ये एक टास्क हमें स्पीकिंग में देता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डिवीजन है कि ये हमें मार्क्स जो है वो दो तरफा स्पीकिंग में भी और लिसनिंग में भी रिपीट सेंटेंस में मिल जाता है। ओके जी, थैंक यू। थर्ड क्वेश्चन मेरा सर ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। पेपर में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते, एक रेंज होती है, ओके ठीक है। आप यूँ कह लीजिए 10 to 12 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स को आ सकते हैं, ठीक ठीक है। है। 10 से 12, 10 भी आएंगे, किसी को 11 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, ठीक है। तो राउंड अबाउट इस रेंज में रहते हुए स्पेसिफिक नहीं है इसका नहीं, कहने का स्पेसिफिक्स नहीं। मतलब। ओके जी, ठीक है। तो इसके बाद सर टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितनी होंगी इसके अंदर। देखिए टाइप्स की बात जो है वो मुख्तलिफ बुनियादों पे की जा सकती है। ओके मिसाल के तौर पे लेंथ वाइज आप बात कर लें, हमने भी कहा कि 3 सेकंड से लेके कोई 7 या 8 सेकंड तक का फिक्रा आ सकता है आपको पेपर में, ठीक है। सो अगर ये बात की जाए तो ज़्यादातर तो आप कह लें कि कम लेंथ वाले फिक्रे होते हैं, 3-4 सेकंड तक की लेंथ के ज़्यादा फिक्रे होंगे। अच्छा, वो कितने होंगे? अगर तो आपको 10 से 12 हैं तो उनमें से आप कह लें कि 8 से 9 फिक्रे आपको कम लेंथ के होंगे और 3-4 फिक्रे ऐसे होंगे जो कि ज़रा ज़्यादा लेंथी होंगे, ठीक है। ये तो टाइम के ड्यूरेशन के एतबार से हो गया। अच्छा, बाई नेचर ऑफ सेंटेंस बात की जाए या स्ट्रक्चर के एतबार से, तो फिर ये सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाली बात अगर हम छेड़ें तो यूँ कह लें कि आपको सिंपल सेंटेंस जो है ना वो कोई 8-9 आएंगे, ओके ठीक है। जो डबल क्लॉज वाले, कम से कम 2 क्लॉजेस वाले, चाहे वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस हों, वो आपको 3 से 4 कह लेंगे एक्सपेक्टेड है पेपर में। सो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जो कि पेपर में आपको आ सकते हैं। ओके ठीक है। जी। इससे नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है सर ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस, वो क्या हो सकता है, उस पर थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें काइंडली। हाँ जी, ड्यूरेशन देखें, ये अभी भी हमने पीछे भी इस पे थोड़ी सी बात कर ली। ज़्यादातर तो क्वेश्चंस ऐसे हैं या सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जो आपके 3 से 4 सेकंड तक की लेंथ के होंगे, इतने ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको सुनाई देंगे, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे ने रिस्पॉन्स कितनी देर में देना है? रिस्पॉन्स, अच्छा, रिपीट सेंटेंस में जो पीटीई का रिक्वायरमेंट है वो यही है कि जो आप सुनते हैं उसको रिपीट करना है। सो जो सुनने का अमल है वही स्टैंडर्ड है। अगर उसने 3 सेकंड में अपना पूरा फिक्रा बोल दिया 7 to 8 वर्ड्स का, या यूँ कह लीजिए 9 वर्ड्स का या 10 वर्ड्स का, जितनी भी उसने 3 सेकंड में 10 अल्फाज कह दिए, तो हमने भी कोशिश ही करनी है कि हम विद इन 3 सेकंड्स ही वो सारे अल्फाज बोल दें, ना कि हम उसको 5 या 6 सेकंड्स तक ले जाएं। यानी कि अब हम वो जो सुनने के अमल में जो उसकी स्पीड थी उसके अकॉर्डिंगली नहीं रहेंगे अगर हम उसको ज़्यादा लेंथी बना देंगे, या उसको बहुत ज़्यादा स्पीडली बोल दें, ये भी हम नहीं करेंगे। तो कोशिश करें जो आपने जिस स्पीड से सुना है, जो बोलने वाला था जिस स्पीड से उसने बोला है उसी स्पीड से हम भी कमोवेश उतनी ही स्पीड के साथ उसको बोलें। फ्लो मतलब वो वही रहना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल 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 ही। इसमें सर ये भी सुना है कि कोई एसन का भी होता है कि आप एसन भी चेंज करते हैं तो फिर आपको इशू बनते हैं मार्क्स क्राइटेरिया में। देखिए एक्सेंट जो है ना वो यकीनन एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बच्चों को मिसकंसेप्शन ये होती है जब ये कहा जाता है कि आपने जो सेंटेंस सुनना है एज इट इज़ बोलना है। एज इट इज़ बोलने से मुराद ये है कि वो सेंटेंस के
कोशिश करें वर्डिंग वही हो, है ना, ठीक है। वो सारा आप रिपीट करें। लेकिन इसमें जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो एज इट इज़ एक्सेंट के एतबार से हमने फॉलो नहीं करनी, क्योंकि एक्सेंट एक शायद बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम गेन कर सकते हैं, है ना। ओके। या एक ऐसी एबिलिटी है जो कि इनेट एबिलिटी होगी, एक बच्चा जो कि उस माहौल में रहता है वो अल्टीमेटली अपना एक्सेंट वैसा बना लेता है। ऑब्वियसली। सो हमें इसको प्रोनाउंसिएशन से थोड़ा सा डिफरेंट रखना है, हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक रखनी। प्रोनाउंसिएशन क्या है जी? अगर बहुत सिंपल वे में कहा जाए तो ये क्लैरिटी इन साउंड है। ओके। होता ये है कि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिनकी कुछ साउंड्स को हम ठीक तरह से नहीं बोल पाते। मिसाल के तौर पे प्लूरल नाउन्स हैं तो उनके एंड पे एस या ईएस की साउंड को, या सेकंड फॉर्म्स हैं तो उनमें एंड पे डी की साउंड को हम नहीं बोल पाते ना, जब हम ज़रा स्पीडली बोल रहे होते हैं। सो जब वो मुंह से अगर ठीक तरह से अदा ना हो और वो क्लैरिटी से बोल ना पाए तो देन वो हमारे वर्ड्स को कह लें कि वहाँ कैच नहीं होंगे, रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, और अल्टीमेटली हमें वहाँ पे पेनल्टी पड़ेगी और हमें उसकी सज़ा मिलेगी। ठीक है, ठीक। सो ये चीज़ है इसमें। ओके। तो इसके बाद आप बताएं असेसमेंट क्राइटेरिया क्या चीज़ है, उसमें क्या? हाँ जी, असेसमेंट जी स्पीकिंग में ख़ास तौर पर रिपीट सेंटेंस में भी और बाकी जगहों पे भी 3 क्राइटेरियाज ही हैं जो बेसिकली हैं, ठीक है। और इनमें सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो आप कह लीजिए आपकी प्रोनाउंसिएशन, जो अभी हमने बात की है कि क्लैरिटी इन साउंड, है ना। क्लैरिटी इन साउंड को मजीद क्लियर करने के लिए कहा जा सकता है आप कॉन्सोनेंट साउंड्स को ज़रा बेहतर अंदाज में बोलें, कॉन्सोनेंट साउंड्स को। ओके। और वॉवल साउंड्स की भी एक खास लेंथ होती है। कुछ वॉवल्स होते हैं जिनको डिफ्थॉन्ग्स कहते हैं, ट्रिफ्थॉन्ग्स कहते हैं, जो कि थोड़े लेंथी वॉवल साउंड्स हैं। ओके, ठीक है। सो हमें चाहिए कि हम लेंथ ऑफ साउंड और जो साउंड की अदायगी है, द प्रोनाउंसिएशन और द वे इन विच वी शुड प्रोनाउंस दैट वर्ड, है ना। सो ये हमें थोड़ा सा फोकस में रखना चाहिए, ठीक है। सो यूं कह लीजिए हम अपनी प्रोनाउंसिएशन पे काम कर सकते हैं, या इसको स्ट्रेस पैटर्न के एतबार से भी सीखा जा सकता है कि हमने स्ट्रेस किस साउंड पे देना है, किस पे नहीं देना, ठीक है। ठीक है। लेकिन बहरहाल स्ट्रेस पैदा करते हुए, स्ट्रेस का उतार चढ़ाव पैदा करते हुए हमें क्लैरिटी ऑफ साउंड्स को डैमेज नहीं करना। ओके, ठीक है। अगर वो डैमेज होती है तो इट मीन्स कि हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो एक्यूरेट नहीं रहेगी, वो बेहतर नहीं रहेगी और मामला ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, पहली चीज़ आ गई प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन की बहुत हैवी वेटेज है, तकरीबन आप कह लीजिए कि 5 मार्क्स जो है ना प्रोनाउंसिएशन के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हम बात करते हैं तो हमारी फ्लुएंसी। सो फ्लुएंसी क्या है? इट्स नॉट स्पीड, ये बिल्कुल भी स्पीड वाला मामला नहीं है। फ्लुएंसी ये है कि आप एक फ्लो के साथ, जैसे अभी हमने पीछे बात की कि हमने उसको, जो हमारा बोलने वाला स्पीकर था, हमने उसी को इमिटेट करना है, उसी को कॉपी करना है। सो अब उसकी कॉपी या उसको इमिटेट करते हुए कह लीजिए फ्लुएंसी के एतबार से वही स्टैंडर्ड होगा। मैं अगर उससे भी स्पीड में बोल सकता हूँ तो मैंने उतनी स्पीड नहीं इख्तियार करनी। अगर मैं उतना स्पीडीली नहीं बोल सकता तो मुझे चाहिए कि कम से कम मैं जितना स्पीकर मैंने जितनी स्पीड से वो बोल रहा था, मैं उसको कम से कम उतनी स्पीड तक अपने आप को पहुंचाऊं। सो स्पीड एक तो इतनी होनी चाहिए। दूसरा ये है, फ्लुएंसी का मतलब ये कि आपका फ्लो ना टूटे, आप उसमें हेजिटेट ना करें, क्योंकि एक ही सेंटेंस है तो एक सेंटेंस में आमतौर पे पॉज नहीं रिपीट सेंटेंस में देखा जाता, और नहीं होता तो आपने पॉज भी उसमें नहीं करना। सो आपने एक फ्लो में ही बोल देना है, ठीक है। आपने एक ही टर्न में बोल देना है, आपने उसमें सांस नहीं लेना, आपने उसमें हेजिटेट नहीं करना, घबराना नहीं है।